राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 2025 में 100 साल पूरे हो गए हैं। ये 100 साल पूरे हुए कैसे? ये समझने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस के नाम से प्रसिद्ध है, ये बनी ही क्यों थी? हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या फ्रॉम सौम्या स्फेयर और आज हम समझेंगे, ये जानेंगे कि आरएसएस नाम की ये संस्था जो बहुत ज़्यादा फेमस है, कुछ फॉर गुड रीजंस, कुछ फॉर बैड रीजंस, ये आखिर बनी ही क्यों थी? अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह से और ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च करके आपको और ज़्यादा डिटेल्स प्रोवाइड करें, अलग अलग चीज़ों के बारे में, एस्पेक्ट्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में, सिनेरियोज के बारे में, तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोस। तो आरएसएस के बनने के पीछे केशव बलीराम हेगड़ेवर जो इसके संस्थापक थे, उनका तो बड़ा हाथ था ही, लेकिन उनका अकेले का हाथ नहीं था, उनका नाम तो बहुत बाद में आता है। आरएसएस बनने के पीछे जो सबसे बड़े नाम थे, जो लोग थे, वो थे महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी। ये लोगों के कुछ डिसीजंस की वजह से, इन लोगों के एक स्पेसिफिक परसेप्शन और आउटलुक की वजह से ही आरएसएस का निर्माण किया गया था। 1900s की शुरुआत में हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारे दंगे चल रहे थे, उनके बीच की एकता खंडित थी। इस चीज को देखते हुए ब्रिटिशर्स बड़ा ही फायदा उठाते थे। वो यूनिटी को कम करते हुए डिवाइड एंड रूल पे आगे बढ़े और इसके लिए उन्होंने मुस्लिम्स का साथ लिया और हिंदूज का साथ लिया। इसको देखते हुए 1916 में एक पहल की गई जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों साथ में आए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन दोनों की एक साथ की मांग थी कि हमको पूर्ण स्वराज दिया जाए, मतलब कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी जाए। अब ये जो दो बड़ी पार्टीज इंडिया में एक साथ आई थी 1960 में, इसका एक प्राइस पे करना पड़े था कांग्रेस को, इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी थी हमको। वो कीमत क्या थी? वो कीमत ये थी कि मुस्लिम लीग की ये मांग थी कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम्स के लिए एक अलग इलेक्टोरेट बनाया जाए। अलग इलेक्टोरेट का मतलब होता है, मुस्लिम्स की ये मांग थी कि मुस्लिम्स की एक अलग वोटर लिस्ट बने, मुस्लिम्स सिर्फ मुस्लिम्स को ही वोट देंगे और इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेवल की लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ स्पेसिफिक सीट्स पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स ही रूल करेंगे। इन डिमांड्स को अपनाने के बाद ही मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ आके मिली, दोनों साथ में आगे बढ़े और ब्रिटिशर्स से पूर्ण स्वराज की मांग की गई। अब ये अलग इलेक्टोरेट बनाने का जो डिसीजन था, जो मांग मुस्लिम्स की थी और कांग्रेस ने ये मांग जो एक्सेप्ट की थी, इसके पीछे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कुछ एजेंडास थे, मुस्लिम्स के भी और कांग्रेस के भी। तो अगर मुस्लिम्स की बात देखी जाए तो वो जानते थे कि उस समय वो ज़्यादातर जगह पे 15 से 25% के बीच में ही थे, मतलब कि वो एक्चुअल माइनॉरिटीज़ थे। उनको पता था कि हिंदूज़ का डोमिनेंस है। अगर कॉमन इलेक्शंस होता है, अगर सेम वोटर लिस्ट होती है, तो क्योंकि हिंदूज़ का डोमिनेंस है, हिंदूज़ को ही हिंदू सेलेक्ट करेंगे और हिंदूज़ ही रूल करेंगे, सारे डिसीजंस हिंदूज़ लेंगे। तो मुसलमान को लग रहा था कि उनकी आइडेंटिटी तो खत्म हो जाएगी, उनके लिए बोलने वाला कोई बचेगा नहीं और अल्टीमेटली हिंदूज उनको रूल करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने एक तरह से एक कोटा की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि हमें रिप्रेजेंट सिर्फ मुसलमान करेगा और कुछ स्पेसिफिक सीट्स सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए ही होगी, चाहे किसी भी स्टेट में उनका नंबर बहुत कम ही क्यों ना हो और चाहे वो बहुत ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो अपने पॉपुलेशन से ज़्यादा की सीट्स की मांग कर रहे थे और इस चीज़ को कांग्रेस ने हाँ भी बोला। ब्रिटिशर्स जो है वो समझ चुके थे कि हिंदू और मुसलमान की एकता खंडित है, इसीलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल का यूज़ किया और 1909 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट का ये जो एक तरीका था वो लेके आए। ब्रिटिशर्स ने ये इंट्रोड्यूस किया था कि मुसलमान अलग वोट करेगा, हिंदू अलग वोट करेगा, मुस्लिम्स को एक स्पेसिफिक सीट्स मिलेंगी। मतलब कि ये जो कम्युनल डिफरेंसेस पैदा किए गए थे, ब्रिटिशर्स नहीं किए गए थे, हिंदू और मुसलमानों के बीच की ये खंडित एकता का फ़ायदा उठाते हुए। मुसलमानों को ये लग रहा था, मुस्लिम्स ये जान गए थे कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो कम्युनल आइडेंटिटी को ही फॉलो करना पड़ेगा।
उनको ये लगता था कि हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी ही हमको जो है आगे बढ़ाएगी, हमको हमारा हक दिलवाएगी। और यही वजह थी कि उस वक्त मुसलमान ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आके नेशनल इंटरेस्ट के बारे में या देश के बारे में नहीं सोच पाते थे, बल्कि अपने खुद की कम्युनिटी के बारे में, उसके अपलिफ्टमेंट के बारे में, उसके राइट्स के बारे में ज़्यादा सोच पाते थे। इसको नज़र रखते हुए जब मुस्लिम लीग ने अपनी कुछ शर्तें आगे रखी, उसमें से जो मोटी मोटी शर्तें थी वो ये थी कि मुस्लिम्स को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी जाए, मुस्लिम्स के पास कुछ सर्टेन इश्यूज पे कुछ स्पेसिफिक वीटो पावर हो, मतलब स्पेशल पावर हो कि जिस पे वो हाँ या ना बोल दे तो वो चीज़ हाँ या ना में एक्चुअली बदल दी जाए। इसके अलावा मुस्लिम लीग ने विधान परिषद में 1/3 सीट्स की मांग की, चाहे उनका पॉपुलेशन साइज छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने 1/3 सीट्स की हर विधान परिषद में मांग की। इसके अलावा जो बहुत बड़ी मांग उनकी थी वो ये थी कि कोई भी डिसीजन या कोई भी लॉ अगर मुसलमानों को इम्पैक्ट करता होगा या मुसलमानों को भी वो छूता होगा तो उसमें 3/4 जो % डिसीजन होना चाहिए वो मुसलमानों का होना चाहिए और सिर्फ 1/4 अलग की कम्युनिटीज़ का होना चाहिए। मतलब मोर देन हाफ ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर मुसलमान अपने हाथ में चाहते थे और इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने माना, इन सारे टर्म्स को अपनाया गया और इसकी वजह से लखनऊ पैक्ट 1916 को साइन किया गया। ये साइन इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही किया और लखनऊ पैक्ट के अंदर ये दोनों ही मेजर पार्टी साथ में आई और ब्रिटिशर्स के सामने पूर्ण स्वराज की मांग की। अब इस लखनऊ पैक्ट का जो मोटिवेशन था कांग्रेस की नज़र से अगर देखा जाए तो वो था मुसलमानों को सपोर्ट लेना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। मुसलमानों का सपोर्ट लेके जो नेशनल इश्यूज थे, जो हमारा पूर्ण स्वराज की मांग थी, जो नेशनलिज्म की तरफ हम बढ़ रहे थे, उसको उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास और कोई तरीका उनको उस वक्त नज़र नहीं आ रहा था कि बजाय हम मुसलमानों को अपने साथ एकजुट करें और ब्रिटिशर्स का सामना करें। इसलिए वो इस प्रेशर में आ गए और उन्हें मुस्लिम्स की ये सारी मांगों को भी पूरा करना पड़ा। अब ये यूनिटी बढ़ाना और ब्रिटिशर्स का मिलकर सामना करना तो एक तरह से अच्छी चीज़ें थी, अगर हम हिंदुस्तान की नज़र से देखें, इंडिया की नज़र से देखें या इंडियन नेशनल कांग्रेस की नज़र से देखें। लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये जो अलग लॉज उन्होंने मांगे थे इलेक्शंस वगैरह के कि इतनी सीट्स होंगी, वीटो पावर होगी, हमारी इतनी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी, तो ये उस टाइम तो थोड़े समय के लिए लखनऊ पैक्ट के अंदर ये एकता बन के सामने आई और ब्रिटिशर्स की तरफ जो है प्रेशर बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलके। लेकिन आगे जाके ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा गया था ना, इसने पॉलिटिक्स को खराब किया। इसकी वजह से दंगे फसाद आगे जाके बढ़े, कम्युनल राइट्स बढ़े। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट की कहानी थी, शुरू तो ब्रिटिशर्स ने की थी 1909 में, जो बीच में ख़त्म कर दी गई थी। और लेकिन अब साथ में आने के लिए इंडियन मुस्लिम लीग ने ये शर्त रखी थी कि वो दोबारा से किया जाए, तो इसको मान तो लिया गया। लेकिन इसकी वजह से हुआ ये कि हिंदू मुस्लिम एकता थोड़े समय के लिए एक हुई होगी, लेकिन हिंदुओं और मुस्लिमों में दोनों में ही ये बहुत ही क्लियर हो गया था कि हिंदू अलग है और मुस्लिम अलग है। अब जो था, जो नेशनल इंटरेस्ट में बात होती थी, देश के लिए बात होती थी, इंडिया के लिए बात होती थी, वो हट के रिलीजन के अपलिफ्टमेंट के लिए रिलीजियस आइडेंटिटी पे आकर रुक गई थी। मुस्लिम्स खुद को हिंदू से बिल्कुल अलग देखने लगे थे। उनको लगा था कि हम एक अलग आइडेंटिटी है, हमारी एक अलग पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है। उनकी मांग नेशनलिज्म से हटके रिलीजन पे आ गई थी। जो लीडर्स थे वो हिंदू और मुसलमानों को रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए जो है अपना रहे थे, ना कि देश की एकता के लिए, नेशनलिज्म के लिए। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को अलग अलग देखने लगे थे, पॉलिटिकल एंगल से, कम्युनल एंगल से। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट आने से हुआ ये कि जो मुस्लिम लीग थी वो बहुत पावरफुल हो गई। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ मुसलमानों के लिए दी गई थी वो वहीं से लड़ते थे और मुसलमानों को वो अपनी तरफ इसलिए ऐसे करते थे ये बोल के कि हिंदू डोमिनेंस ना हो जाए और मुसलमान एक रिलीजन का है, मुसलमानों को एक साथ रहना चाहिए और हम हिंदू से अलग हैं। एक तरह से मुस्लिम्स को एक प्राइस मिल रहा था, एक इंसेंटिव मिल रहा था ये डिफरेंसेस क्रिएट करने के लिए। इससे मुस्लिम लीग तो स्ट्रांग हो गई, लेकिन जो कम्युनल डिफरेंसेस थे हिंदू और मुसलमान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ते गए।
जैसा कि हम सबको पता है, कांग्रेस उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी और कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदूज थे। इसलिए मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को हिंदू डोमिनेंट पार्टी माना। उनको लगा कि कांग्रेस रूल करेगी तो हमेशा हिंदूज का ही डोमिनेंस रहेगा और मुसलमानों की रिलीजियस आइडेंटिटी और मुसलमानों की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। इसी चीज़ से डरते हुए और इसी चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाते हुए इंडियन मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के मन में भी ये डर डाल दिया कि कांग्रेस एक हिंदू डोमिनेंट पार्टी है, वो प्रो हिंदू पार्टी है और वो हमारा भला नहीं करेगी। इसलिए हम मुस्लिम लीग अलग हैं और कांग्रेस पार्टी अलग है। और यहीं से फूट पड़ी बहुत ज़्यादा और जो टू नेशन थ्योरी निकल के आई, जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान दो अलग नेशंस का एक कंसेप्ट बनना शुरू हुआ, वो यहीं से बनना शुरू हुआ। ब्रिटिशर्स ये सब देख रहे थे और बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि डिवाइड एंड रूल ही यहाँ पे काम करेगा। उन्होंने मुस्लिम्स के साथ तो सेपरेट इलेक्टोरेट करा ही करा, बाद में उन्होंने इस थ्योरी को भी और ज़्यादा उछाल किया कि क्रिश्चियंस अलग हैं, सिख्स अलग हैं, और भी जितनी माइनॉरिटीज़ हैं सब अलग अलग है, सबको अपने खुद के इलेक्टोरेट्स का डिमांड करना चाहिए। धीरे धीरे करके बाकी तो क्योंकि बहुत कम नंबर में थे तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन मुस्लिम्स और हिंदूज के बीच का ये डिफरेंस ब्रिटिशर्स ने भी और ज़्यादा बड़ा कर दिया। और इस वजह से देश की जो रिक्वायरमेंट थी, देश की जो मांग थी, नेशनलिज्म की जो रिक्वायरमेंट थी, वो पूरा का पूरा डिमांड कहीं खोसा गया और हिंदू और मुस्लिम की जो आपसी रंजिशें थी, जो आपसी फूट थी, वो बड़ी होती गई और बहुत ज़्यादा जानें भी इसमें गई। फाइनली 1937 में ये जो दूरियां थी ये और ज़्यादा ख़राब हो गई, वक्त से ज़्यादा बदतर हो गई, क्योंकि 1937 में कांग्रेस ने बहुत सारी प्रोविंसेस थी जो जीत ली थी, बहुत सारी जो स्टेट्स थी उस टाइम ब्रिटिश टाइम में वो जीती थी और कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू थे। और जीतने के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ, यहाँ मुसलमानों की बात नहीं हो रही, एक स्पेसिफिक मुस्लिम पार्टी की बात हो रही है, मुस्लिम लीग के साथ कहीं भी कोई कोलेशन गवर्नमेंट नहीं बनाई, उनके साथ मिलके, उनकी पार्टी के साथ मिलके कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनाई गई। इससे कांग्रेस के ऊपर ये एक तरह से धब्बा लगाया गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया मुस्लिम लीग द्वारा कि ये तो हिंदूज ओनली रूल चाहते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ने देंगे और ये लोग हमारे साथ काम नहीं करेंगे। यहीं से जिन्ना की आइडियोलॉजी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई कि मुस्लिम्स की एक अलग कंट्री होनी चाहिए, मुसलमानों का एक अलग नेशन होना चाहिए। और यहीं से पाकिस्तान की मांग शुरू हो गई। जिन्ना ने मुसलमानों के अंदर ये चीज़ बैठा दी थी कि अगर आपको अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी ठीक रखनी है, बरकरार रखनी है, तो आपको एक अलग मुस्लिम कंट्री लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हिंदुओं के साथ आप नहीं रह सकते हैं, नहीं तो आपकी नेशनल आइडेंटिटी, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, आपकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। तो फाइनली जो एक चीज़, जो एक डिमांड लखनऊ पैक्ट के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मानी थी, उससे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस बन गए, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो गई कि टू नेशन पॉलिसी आई। फाइनली इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए और उसकी कुप्रथाएं, उसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो आज तक हिंदुस्तान देख रहा है, जी रहा है। अब 1960 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट साइन किया था, तभी से कांग्रेस का मुस्लिम अपीजमेंट, मतलब कि मुस्लिम्स को हिंदूज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना, ये तब से ही शुरू हो गया था। कांग्रेस के ऊपर तभी से ये इल्ज़ाम लग रहे थे कि ये पार्टी मुस्लिम अपीजमेंट में बिलीव करती है। इनफैक्ट जब लखनऊ पैक्ट साइन किया जा रहा था 1960 में, उसके पहले जो उस टाइम के बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, इन्होंने लखनऊ पैक्ट को अपोज भी किया था। उन्होंने उस वक्त ये सेंस कर लिया था, उनको ये महसूस हो रहा था कि जो पैक्ट साइन की जा रही है ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी और ये हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि ये उनके बीच में और दरारें बढ़ाएगी। पर इन अपोजेस के बाद भी फाइनल लखनऊ पैक्ट हम सबको पता है साइन हुई 1916 में, और उस पैक्ट से कितनी यूनिटी बढ़ी और फाइनली क्या हुआ वो हमने अभी डिस्कस किया ही था। मतलब कि उस पैक्ट के फ़ायदे तो शायद ना के बराबर थे और नुकसान हम आज तक झेल रहे हैं। अब 1920s में एक और बड़ी घटना हुई, वो घटना थी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं था,
पर ये ऑटमन एम्पायर की वजह से था, ये इस्लामिक रूल की वजह से था। ये हिंदुस्तानी मुसलमानों ने एक तरह से प्रोटेस्ट शुरू किया था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट, और उसमें महात्मा गांधी ने और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इंडियन मुस्लिम्स का पूरा पूरा साथ दिया। तो हुआ ये था कि मुसलमानों की जो आइडियोलॉजी है वहाँ पे उनका एक स्पेसिफिक उस टाइम पे 1920s के आसपास एक एम्पायर होता था जिसको हम कहते हैं ऑटमन एम्पायर। तो ऑटमन एम्पायर का जो रूलर होता था वो था इस्लामिक हेड, जिसको हम कैलिफेट बोलते थे, और ऑटमन एम्पायर के हेड थे ये। तो हुआ ये कि 1920s के आसपास ब्रिटिशर्स ने ऑटमन एम्पायर को हरा दिया, मतलब कि वो जो इस्लामिक रूलर था वो हार गए थे। अब उनके हारने के बाद ब्रिटिशर्स, वर्ल्ड वॉर 1 में ये हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब वो हार गए तो ब्रिटिशर्स और उनके जो फ्रेंड्स थे, अलायंस थे, उन्होंने कहा कि हमें ऑटमन एम्पायर को ख़त्म कर देंगे, इस्लामिक रूल को ख़त्म कर देंगे। अगर ये इस्लामिक रूल ख़त्म हो जाता तो इंडियन मुस्लिम्स को ये डर था कि उनकी खुद की रिलीजियस आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी, जो उनको रास्ता दिखाने वाला इस्लाम का एक हेड है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जो उनकी रिलीजियसली इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थी ऑटमन एम्पायर में वो सब ख़त्म हो जाएंगी, उन सब का नामो निशान मिट जाएगा और मुसलमान एक तरह से खतरे में आ जाएगा, उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी खतरे में आ जाएगी। इसकी खिलाफत करने के लिए इंडियन मुस्लिम्स ने ये एक मूवमेंट छेड़ा था जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। इस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने इंडियन मुस्लिम्स का पूरा पूरा साथ दिया, और उनके इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चलाया। अब गांधी जी की जो बेसिक आइडियोलॉजी थी वो ये थी कि अगर खिलाफत मूवमेंट में हिंदूज मुस्लिम्स का साथ देंगे तो नेशनल फ्रंट पे इंडिया में नेशनलिज्म के लिए हिंदूज के साथ मुसलमान भी खड़े होंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ये एक प्योर आइडियोलॉजी थी, ये एक ठीक आइडियोलॉजी थी। हिंदुस्तान के हिंदुओं ने और गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस मूवमेंट के अंदर जो बड़ी बड़ी चीज़ें गई थी जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार हिलने लगी थी वो थी पूरी तरह से ब्रिटिश गुड्स का बायकॉट करना। जो भी उन्होंने इंडियंस को टाइटल्स दिए थे, जो भी ऑनर्स दिए थे वो सब वापस कर देना। ब्रिटिश स्कूल्स को, कॉलेजेस को, ऑफिसेस को, हर चीज़ को बायकॉट कर देना। जो भी गवर्नमेंट जॉब्स में इंडियंस इनरोल्ड थे, कर रहे थे, उनसे रिज़ाइन कर देना और शांतिपूर्वक चुप रह के चुपचाप आराम से ब्रिटिशर्स के खिलाफ ग्रुप्स में प्रोटेस्ट करना बिना किसी वायलेंस का सहारा लिए। ये जो पूरा नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रहा था हिंदुस्तान में वो ब्रिटिशर्स के लिए परेशान करने वाली चीज़ तो थी ही, और ये मुसलमानों के सपोर्ट के लिए इंडियंस और गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक तरीका था। इसका अल्टीमेटली आउटकम ये था कि मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे तो नेशनल लेवल पे, इंडियन लेवल पे हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी एक होएगी और हम ब्रिटिशर्स का सामना मिल के कर पाएंगे नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हिंदुस्तान के इंटरेस्ट के लिए, हमारे इस देश की आज़ादी के लिए, पूर्ण स्वराज के लिए। पर चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ी नहीं, बल्कि इस मूवमेंट का भी एंड हुआ और एक बहुत ही खराब एंड हुआ। अब हुआ ये कि 1920 से 1922 तक ये खिलाफत मूवमेंट और जो आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट था ये चला तो बहुत सही, लेकिन ये मूवमेंट फिर फाइनली बंद हो गया। इसकी दो वजहें थी। पहली वजह तो ये थी कि जो टर्की था, टर्की कौन था? टर्की वो देश था जो ऑटमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया था लेकिन उसका सक्सेसर था, उसका नेक्स्ट नेम था टर्की। उन्होंने 1924 में इसको खुद ही अबॉलिश कर दिया। अब इससे क्या हुआ? जो एक वजह थी हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट करने की कि आपको वो लीडरशिप, जो कैलिफेट की लीडरशिप है, जो उनकी रिलीजियस मान्यता है, जो उनकी पॉलिटिकल मान्यता है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको बरकरार रखा जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए, वो वैसे ही चलता रहे। जो ये पूरा मूवमेंट हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट चला था, इसका कोई बेस ही नहीं रह गया, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं रह गया, क्योंकि टर्की ने वो रूल को खुद ही ख़त्म कर दिया।
कैलिफेट को रूल को ख़त्म करने का टर्की का जो मेन आइडियोलॉजी था, जो उनके उस टाइम के जो सेलेक्टेड रूलर थे, उनका जो रीज़न था वो ये था कि वो शरिया लॉ को ना फॉलो करते हुए मॉडर्न लॉ को लाना चाहते थे। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा धक्का लगा इंडियन मुस्लिम्स को, क्योंकि उनका तो पूरा मूवमेंट चल रहा था सिर्फ और सिर्फ खलीफ्स को बचाने के लिए, इस्लामिक रूल को मान्यता प्राप्त करवाने के लिए, रखने के लिए ग्लोबल फ्रंट पे। और अब वो खुद ही जब अबॉलिश हो गया था तो मुस्लिम्स, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टेंड थे। ये जो पूरा ऑटमन एम्पायर के हटने का जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ 1920s में, और उसके बाद जो है जिस तरह से टर्की आया 1923 में, और फाइनली 1924 में पूरी तरह से ऑटमन और कैलिफ्स को ख़त्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। इसके साथ साथ पैरेलली इंडिया में भी कुछ चल रहा था। तो 1922 में जब इंडिया में खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अपने चरम में था, तब एक इंसिडेंस हुआ यूपी में। यूपी में एक छोटा सा गांव था चौरे चौरा नाम का। तो चौरे चौरा में क्या हुआ कि एक, जैसे कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट में होता था, वो वहाँ के विलेजर्स कर रहे थे, पर उनके बीच में, विलेजर्स के बीच में, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे, तो उन विलेजर्स के बीच में, और वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन था जिसके अंदर 22 पुलिस ऑफिसर्स थे ब्रिटिश रूल के, उनके बीच में कुछ झड़प हुई, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो गया। और इसके रिजल्ट की वजह से, इसकी वजह से जो वहाँ पे विलेजर्स थे, जो क्राउड था, जो प्रोटेस्ट कर रहा था शांतिपूर्वक, उन्होंने वायलेंस का यूज़ करते हुए उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। और इस वजह से उसके अंदर के जो 22 के 22 पुलिस वाले थे, वो सभी जल के मर गए। ये बहुत बड़ा इंसिडेंस था। और जैसे ही ये इंसिडेंस हुआ, गांधी जी ने इस इंसिडेंस का विरोध करते हुए, इसको एक वायलेंट इंसिडेंस मानते हुए, फौरन के फौरन नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को नेशनल लेवल पे रोक दिया, खत्म कर दिया। इस नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के खत्म होने की वजह से मुसलमान फिर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको चोट लगी थी, पर अल्टीमेटली इसका कोई सल्यूशन नहीं निकला, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, और एकदम से ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट खत्म हो गया। साइड बाय साइड टर्की ने, क्योंकि खुद ही कैलिफ्स को जो है अबॉलिश कर दिया था, तो खिलाफत मूवमेंट का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। और इन दोनों वजहों से मुसलमान बहुत ही बिट्रेड महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था कि उसकी तो आइडेंटिटी खत्म हो गई है, जो उसकी मांगे थी वो हर चीज जो है मिट्टी में मिल गया है। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के खत्म होते ही इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनलिज्म पे लौट गई। वो वापस नेशन की बात करने लगे, वो वापस जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जाने की जो पूरी एक तरीका था, जो एक मांग थी, उसकी तरफ ज़्यादा वो जो है इम्पोर्टेंस देने लगे। ये देख के मुस्लिम्स को बहुत खराब लगा। उनको लगा कि कांग्रेस ने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का यूज़ किया था नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हिंदुस्तान देश के लिए, और ना कि मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए, ना कि मुसलमानों के रिलीजियस इक्वालिटी, या आप कह दीजिए रिलीजियस आइडेंटिटी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी के लिए। क्योंकि मुसलमान खुद को देश से जुड़ा हुआ नहीं मानता था, बल्कि वो खुद को इस्लाम से, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी से ज़्यादा जुड़ा हुआ मानता था। इसीलिए मुसलमानों का हेट्रेड एक तरह से शुरू हुआ कांग्रेस की तरफ भी और हिंदुओं की तरफ भी। मुस्लिम लीग के, मुसलमानों के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, इन सब ने ये बोला कि गांधी जी ने और कांग्रेस ने हमें बिट्रे किया है, हमें चीट किया है। वो बात अलग है कि जो ऑटमन एम्पायर गिरा, जो टर्की ने फाइनली कैलिफेट को बैन किया, अबॉलिश किया, उसमें गांधी जी का या इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई दूर दूर तक हाथ नहीं था, ना ही वो उसको कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन फिर भी उसका पूरा गुस्सा मुसलमानों ने गांधी जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदुओं पे निकाला। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के ख़त्म होने के बाद जो लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए साइन हुआ था, वो भी बेकार हो गया, ख़त्म हो गया, उसका भी कोई यूज़ नहीं रह गया। और इसके बाद हिंदू और मुसलमानों का पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया।
दंगे फसाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ आया था लखनऊ पैक्ट में, वो टूट गया और फाइनली मुस्लिम लीग ने खुद को रीबिल्ड किया, रीस्टैब्लिश किया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से वापस आए। जिन्ना जो हैं एक खुद बहुत बड़े लीडर की तरह उभरे, बाहर आए और उनको बहुत मुसलमानों का समर्थन भी मिला और हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स अपने चरम पे पहुंची। खिलाफत मूवमेंट से एक और जो बहुत ख़राब चीज़ हुई वो ये हुई कि मुसलमान हिंदुओं को और इस देश से खुद को अलग देखने लगे। इस चीज़ को बहुत पहले ही कुछ लोगों ने समझ लिया था। ऐसा हो सकता है इसका डर कई बड़े बड़े लीडर्स में बहुत पहले से था और इसमें जो बहुत बड़ा नाम आता है केशव बलीराम हेगड़ेवर का आता है। तो जब गांधी जी ने मुस्लिम्स को सपोर्ट करने के लिए मुस्लिम हिंदू एकता को बढ़ाने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के नारे बोलने शुरू किए थे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट शुरू किया था, तो हेगड़ेवर एक बार गांधी जी से मिलने गए थे। यहाँ पे मैं दोबारा आपको याद दिला दूं कि हेगड़ेवर ने ही आरएसएस की स्थापना की थी आगे जाके। तो अब यहीं से धीरे धीरे आरएसएस की स्थापना की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कहानी इसी के पैरेलल चल रही है। तो जब ये नारे लगने शुरू हुए थे ब्रिटिशर्स के सामने कि हिंदू मुस्लिम एकता और यूनिटी है हिंदू और मुस्लिम में, तो हेगड़ेवर गांधी जी के पास गए और हेगड़ेवर ने एक सवाल पूछा गांधी जी से कि आप सिर्फ मुस्लिमों को ही क्यों हिंदू एकता के ऊपर ध्यान दे रहे हैं? हमारे देश में और भी बहुत सारे धर्म हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, ज्यूडिज्म है, इतने सारे धर्म हैं, आप उनको क्यों नहीं साथ में लेके चलते हैं? इसके अलावा हेगड़ेवर ने ये भी बोला कि हिंदू और मुस्लिम तो पहले ही एक ही हैं। आप ये नारे लगा लगा के मुसलमानों और हिंदुओं के मन में ये डाल रहे हैं कि नहीं हम एक हैं, नहीं हमको एक करने की कोशिश की जा रही है। हेगड़ेवर ने गांधी जी से कहा कि इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो ऐसा हो सकता है कि ये एकता बढ़ने के बजाय और कम होने लगे। और आगे जाके हमें ये पता चला, हमें ये देखने को मिला कि हेगड़ेवर का जो ये डर था ये सच साबित हुआ और ये सारी चीज़ें असल में हुई। जब हेगड़ेवर ने ये सारी चीज़ें गांधी जी के सामने रखी थी, जब हेगड़ेवर ने ये सारे सवाल गांधी जी से पूछे थे, तो गांधी जी ने हेगड़ेवर को सिर्फ ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ भी नहीं होगा और आपका डर बेबुनियाद है। 1923 में फाइनली मुस्लिम्स ने एंटी हिंदू रेबेलियंस को पूरे हिंदुस्तान में शुरू कर दिया था। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में राइट्स होने लगे। पूरे हिंदुस्तान में 1923 और उसके बाद से मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एंटी हिंदू चीज़ों को अपनाया। ये अपना आक्रोश दिखाने के लिए कई हिंदू टेम्पल्स पे बहुत अटैक्स हुए। इसको दिखाने के लिए काऊ स्लॉटर किया गया, क्योंकि हिंदुओं में काउस की, गाय माता की एक अलग उपाधि है, एक अलग मान्यता है। ये जब हिंदुओं के ऊपर मुसलमानों का इतना ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा था, तो हेगड़ेवर ये सब देख रहे थे और वो समझना चाह रहे थे कि ऐसा हो क्यों रहा है, हिंदूज कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं। यही ऑब्जर्व करते करते देखते देखते हेगड़ेवर का सामना सावरकर, वीर सावरकर के हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के साथ हुआ। वीर सावरकर के हिंदुत्व के कंसेप्ट को समझते हुए देखते हुए हेगड़ेवर बहुत इंस्पायर हुए और इससे ही मोटिवेशन लेते हुए हेगड़ेवर ने कांग्रेस में रहते रहते ही हिंदुओं की एकता के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जब हिंदू एकता की तरफ हेगड़ेवर ने काम करना शुरू किया कांग्रेस में रहते रहते ही, उसी वक्त 1921 से 1923 तक हिंदू महासभा अपने चरम में पहुंच गया। उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस बढ़ गया। हिंदू महासभा भी हिंदुओं की एकता के लिए ही काम करता था और उनके जो लीडर थे वो वीर सावरकर थे, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे काम करते थे। लेकिन हिंदू महासभा एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो हिंदुओं के पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट पे ज़्यादा काम करते थे। और जो हेगड़ेवर थे उनके मन में ये चीज़ आ गई थी कि हिंदुओं को यूनाइट करना है, उनकी एकता बढ़ानी है, सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे नहीं बल्कि हर फ्रंट पे।
हिंदू महासभा और उसके जैसी और ऑर्गेनाइजेशंस उठ उठ के सामने आ रही थी और बहुत डोमिनेंट भी हो रही थी। उसकी एक मेन वजह थी कि हिंदूज के ऊपर मुसलमानों का जो एक अत्याचार था, जो मुसलमानों की ज़बरदस्तियाँ थीं, जो राइट्स बढ़ रहे थे हिंदू और मुसलमानों के बीच में, वो अपने चरम पे थे। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल 1921 का मलाबार कोस्ट पे है। मलाबार कोस्ट पे हुआ ये 1921 में कि मुसलमानों ने 20,000 हिंदुओं का मास कन्वर्जन कराया ज़बरदस्ती। करीब करीब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को लूट लिया गया, अपना बना लिया गया मुसलमानों द्वारा। ये 3 करोड़ आज का नंबर नहीं है, ये 1920s का नंबर है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा हिंदुओं की प्रॉपर्टी को हड़पा गया होगा और किस लेवल पे कन्वर्जन किया गया होगा। इसी तरह पूरे देश में जो चल रहे थे लड़ाइयाँ, राइट्स, दंगे, फसाद, कन्वर्जन, ये सब नागपुर में बहुत ज़्यादा हो रहा था, जहाँ पे डॉक्टर हेगड़ेवर ने बहुत बहुत करीब से ये देखा और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि मुस्लिम्स जो एक छोटी कम्युनिटी है, वो इतनी छोटी कम्युनिटी होने के बाद भी हिंदूज जो मेजॉरिटी में है, जो मोर देन 80% है उस टाइम, वो कैसे जो है कन्वर्ट हो रहे हैं, वो कैसे जो है मर रहे हैं, वो कैसे जो है दबाव के अंदर आ रहे हैं। हेगड़ेवर को ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत क्लोजली एनालाइज किया। करीब करीब अपने जीवन के 10 साल वो यही देखने और समझने में लगा रहे थे 1915 से 1925 तक कि ये चल क्या रहा है, हिंदू मेजॉरिटी में होने के बाद भी कैसे दबाव में आ रहे हैं। इन सभी दिक्कतों का सल्यूशन हेगड़ेवर ने आरएसएस की तरह निकाला। उन्होंने आरएसएस नाम की इस एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण करने का सोचा जो हिंदुओं की एकता पे काम करे, हिंदुओं के अंदर डिसिप्लिन लाए, हिंदुओं को प्राउड महसूस कराए अपने ऊपर, अपनी रिलीजन के ऊपर, अपने भाई बहनों के प्रति। हिंदुओं के अंदर एक फिजिकल डिसिप्लिन आए और हिंदू भी अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकें। हेगड़ेवर का एजेंडा हिंदूज को रिलीजियसली, फिजिकली, इमोशनली एक करने पे था। पॉलिटिकली उनका बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट करने का हेगड़ेवर का इस वक्त कोई भी इरादा नहीं था। वो इन राइट्स में, इन दंगों में हिंदुओं को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे और इसी आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए हेगड़ेवर ने आरएसएस की स्थापना करने का सोचा। हालांकि हेगड़ेवर कांग्रेस में रह के ही हिंदुओं के अपलिफ्टमेंट और एकता पे काम कर रहे थे, पर उनको ये समझ में आ गया था कि कांग्रेस के अंदर रहते हुए या कांग्रेस के साथ हिंदुओं का अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है, हिंदुओं की एकता पे काम नहीं किया जा सकता है। और ये चीज़ उन्होंने हिंदू महासभा से भी नहीं मिल पाई। उन्होंने ये देखा कि हिंदू महासभा बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, वो दूसरे एस्पेक्ट्स में हिंदू एकता पे काम नहीं कर पा रही है। और क्योंकि ही ये दोनों बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस कांग्रेस और हिंदू महासभा आरएसएस की तरह हिंदू एकता पे काम नहीं कर पा रही थी, तो और ज़्यादा हेगड़ेवर का मोटिवेशन बढ़ गया कि आरएसएस की स्थापना होनी ही चाहिए। 10 साल के इस अध्ययन के बाद, इस ऑब्जर्वेशन के बाद और हर तरह की सिचुएशन में रहने के बाद हेगड़ेवर को फाइनली ये समझ में आ गया था कि हिंदू एकता आखिर खंडित क्यों है। सालों की, कई 100 साल की मुगल्स के रूल करने की वजह से, उसके बाद ब्रिटिशर्स के रूल करने की वजह से हिंदू समाज को ये लगने लगा था कि उनकी कोई खुद की उपलब्धियां नहीं है। हालांकि हिंदू धर्म कई हजारों साल पुराना है, लेकिन मुगल्स और ब्रिटिशर्स के रूल की वजह से हिंदू अपनी ही इम्पोर्टेंस को भूल चुके थे। हिंदुओं को खुद ही ये नहीं पता था कि उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनकी एकता में कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। हिंदू दूसरों से खुद को कम आंकने लगे थे। हालांकि वो इतने ज़्यादा मेजॉरिटी नंबर में थे, फिर भी मुसलमानों से डोमिनेट हो रहे थे। आरएसएस की स्थापना का एक ये बहुत बड़ा रीज़न था कि हेगड़ेवर हिंदू समाज को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इन सारे एस्पेक्ट्स पे। हेगड़ेवर ने आरएसएस की स्थापना फाइनली 1925 में की और इसकी स्थापना के बाद उन्होंने हिंदुओं के अंदर ये मोटिवेशन डाला कि तुम एक बहुत ही पुरानी सभ्यता से हो, सिविलाइजेशन से हो,
तुम्हारे पास हर तरह का ज्ञान है, स्ट्रेंथ है, उसे पहचानो, उसे महसूस करो, अपने रिलीजन पे गर्व महसूस करो और आगे बढ़ो। उन्होंने हिंदुओं के अंदर डिसिप्लिन डालना शुरू किया आरएसएस की मदद से। हेगड़ेवर ये मानते थे कि सिर्फ पॉलिटिकल एजुकेशन से या एजुकेशनल एस्पेक्ट पे स्ट्रांग बनाने से हिंदुओं का अपलिफ्टमेंट नहीं किया जा सकता है। हिंदुओं में आपने मॉरल्स डालने हैं, हिंदुओं में आपने एथिक्स डालने हैं, हिंदुओं में आपने एक मोटिवेशन डालना है कि उनको अपने धर्म पे, अपने रिलीजन पे गर्व महसूस हो। और जो ब्रिटिशर्स ने हिंदुओं को कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, जातियों की वजह से, लैंग्वेज की वजह से, स्टेट की वजह से, रंग की वजह से, भाषा की वजह से, ये सब चीजों को खत्म करना है। हिंदू एक है, हिंदू एकता पे काम करना है। हम आज ये जानते हैं कि अभी भी हिंदू इन सारी चीज़ों पे डिवाइडेड है, चाहे वो स्टेट्स की वजह से हो, चाहे वो लैंग्वेज की वजह से हो, चाहे वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की वजह से हो। यही चीज़ हेगड़ेवर ने तब भी पहचानी थी और इन हर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, हिंदुओं को मोटिवेट करने के लिए, एकता बनाने के लिए, उनको फिजिकली स्ट्रांग बनाने के लिए, उनके अंदर डिसिप्लिन को डालने के लिए हेगड़ेवर ने आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस की स्थापना के बाद आरएसएस ने वो कर दिया जो कांग्रेस और हिंदू महासभा दोनों ही नहीं कर पा रहे थे। आरएसएस ने हिंदू एकता पे बहुत ज़्यादा काम किया। अपनी शाखाओं की वजह से जो उन्होंने पूरे देश में खोली थी और उन दूसरे देशों में भी खोली थी जहाँ पे हिंदू रहते थे, उन शाखाओं की मदद से उन्होंने हिंदू एकता में और ज़्यादा बढ़त की। उन्होंने हिंदुओं में डिसिप्लिन डाला, उनको और ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। उनके अंदर गर्व की स्थापना करी और अपने रिलीजन को अपनाने की स्थापना करी। ये दोनों ही चीज़ें कांग्रेस और हिंदू महासभा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट में लगी हुई थी और हिंदू महासभा हिंदुओं को पॉलिटिकली और आगे बढ़ाने में लगी हुई थी। हेगड़ेवर की ये जो आइडियोलॉजी थी कि हिंदू में सिर्फ पॉलिटिकली या एजुकेशनली या फाइनेंशियली आगे बढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक बार जाके आगे टूट ही जाएगा। हिंदुओं को अलग अंदर से एक करने के लिए, स्ट्रांग बनाने के लिए काम किया। उन्होंने हिंदुओं को गर्व महसूस कराया, उन्होंने हिंदुओं के अंदर एथिक्स डाले, मॉरल्स डाले, स्पिरिचुअलिटी डाली। ये सब वजहों से हिंदूज एक हुए, उनका अपलिफ्टमेंट हुआ और आरएसएस ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया इंडिया की इंडिपेंडेंस में भी। नेशनलिज्म के, देश के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, हिंदू एकता को आगे बढ़ाया और हिंदुओं को अलग होने से बचाया। आज भी आरएसएस इसी डायरेक्शन में काम करती है। वो पॉलिटिकली आगे ना बढ़ के हिंदुओं को अंदर से एक बनाती है। अगर इसी तरह के आपको और इंटरेस्टिंग डिस्कशंस के बारे में समझना है, जानना है, आप और ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर चैनल। थैंक यू सो मच।